हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले देखेंगे साइक्लोट्रॉन क्या है, उसके बारे में डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद यूजेज देखेंगे, फिर उसके बारे में वर्किंग देखेंगे और लास्ट में लिमिटेशन को देख लेंगे। तो आइए बारी बारी से इसको देखते हैं। इससे पहले आप साइक्लोट्रॉन पढ़े होंगे, अगर उसमें किसी भी तरह कन्फ्यूजन होगा तो आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेडिंग लगाइए साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन क्या है इसको पहले समझेंगे। तो ये साइक्लोट्रॉन देखा जाए तो एक टाइप का मशीन है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड या हाई एनर्जी अगर हमको देना है तो उसके लिए हम साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। और कैपेसिटर के अंदर आप देखेंगे एक इसी तरह का मशीन होता है जो वाइन डी ग्राफ जनरेटर के नाम से फेमस है। तो वहाँ पे उतना अच्छा वो वर्किंग नहीं दे पाता, लेकिन इसका वर्किंग जो है सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंसेप्ट पे काम करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसान होता है और इससे बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी तक हम इलेक्ट्रॉन को या चार्ज पार्टिकल को दे सकते हैं। तो इसके बारे में लिखना चाहेंगे तो ये क्या है, एक मशीन है। तो अगर लिखेंगे, देखिए, इट इज़ अ मशीन यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल अप टू वेरी हाई स्पीड, और किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी का अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो स्पीड के साथ साथ आती है काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हाई स्पीड है तो उसका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हाई एनर्जी। या जनरली हमको एनर्जी के हिटर में बात करेंगे तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हम दे दिए हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1/2 mv² होता है। हाई एनर्जी very high energy, it is a machine used to accelerate charge particle up to very high energy with the help of लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग जो सेकंड वाले केस देखे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम लोग क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड हम बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्बिनेशन को क्रॉस फील्ड कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्रॉस फील्ड या इसी को कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, या क्रॉस फील्ड, इसी को ब्रैकेट में अगर चाहेंगे तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई पे वेक्टर दे करके लिख दिए तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका यूजेज देखते हैं कि इसका यूजेज क्या होने वाला है। तो ये इसके बारे में पढ़ने की डेफिनेशन क्या है कि एक तरह का मशीन है जिसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, यानी कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं ताकि वो उसको ज़्यादा हाई एनर्जी या हाई स्पीड तक उसको ले जाए। तो अब इनका यूजेज देखते हैं। इनका यूजेज, पहला यूज होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो उनको स्टडी करने के लिए हम बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल को इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमको बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल चाहिए। तो यही साइक्लोट्रॉन के इस्तेमाल से हम हाई एनर्जी तक पहुंचाते हैं। तो पहला काम हो गया टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन, सेकेंड, जब किसी भी सॉलिड के अंदर चार्ज पार्टिकल को और भेजना होता है तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो सेकेंड अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं टू इंसर्ट
एन आयन इन अ सॉलिड। और सबसे लास्ट जो होता है कि न्यूक्लियर सॉरी ये जो रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा हाई न्यूक्लियाई वाले एटम जो होते हैं, यानी कि कोई बड़े एटम होते हैं तो वो टूट करके दो या दो से अधिक स्मॉलर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और इनको न्यूक्लियाई जब पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर तो वहाँ पे डिटेल जानकारी इसके बारे में देंगे। तो फिलहाल इतना समझिए कि ये रेडियो एक्टिविटी डीके को स्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं टू स्टार्ट रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके। मेजरली 3 तरह का इसका इस्तेमाल होता है। पहला, न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करना होता है, तब उसमें कोई चार्ज पार्टिकल को भेजना है। तीसरा, किसी सॉलिड के अंदर हमको चार्ज पार्टिकल भेजना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड चाहिए। और सबसे मेन काम जो होता है वो रेडियो एक्टिव डीको जो स्टार्ट करता है, यानी कि जैसे ही यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं तो वहाँ पे कोलाइड करने के बाद ये रेडियो एक्टिविटी को चालू कर देता है, जिसके अंदर वो बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका यूजेज है और ये डेफिनेशन हो गया है। तो इनको एक बार आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पहले बारी बारी से देखेंगे, इसके अंदर क्या सब मटेरियल रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो इनका कंस्ट्रक्शन में देखिए पहले क्या करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्केल का तो चलिए हम यहाँ से इसका कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो देखिए आप लोग भी स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम एक देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक हम डी लेने वाले हैं। ये एक होलो मेटलिक सर्कुलर कंटेनर होता है और ये 3D फिगर है जिसको हम 2D में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आने वाला है। और देखिए यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं। तो ये इस तरह से हो गया और ये एक स्कूटी हो गया। अब सेकेंड इस तरफ से कर लेते हैं। और ये भी एक डी शेप होता है। यहाँ से इसको तो यहाँ पे देख लीजिए हम क्या है कि 2 होलो कंटेनर लिए हैं। तो देखिए क्या है, सेमी सर्कुलर। तो इनको जनरली हम डी कहते हैं और इसको D1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको D2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हम लिए यहाँ पे देखिए ये लिए सेमी सर्कुलर, ये मेटलिक है। मेटलिक जनरली एक कॉपर का होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सेमी सर्कुलर मेटलिक। थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि ऊपर काम करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सेमी सर्कुलर मेटलिक कंटेनर है। यानी कि ये कंटेनर जो है सो होलो है, ये बीच वाला पार्ट इसका अंदर क्या हो गया वो खाली है। तो खाली वाले पार्ट जो होते हैं बीच में उसको होलो कहते हैं, होलो
कंटेनर, जिसको डी कहा जाता है, इनको जनरली किताबों में डीज कहते हैं, DEES, इसको डीज कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट हम लोग D1 और D2 से करते हैं। और सेकेंड लेना यहाँ पे एक सोर्स चार्ज पार्टिकल, तो जनरली इसको यहाँ S से दिखाते हैं। तो ये हमारा S जो है, इसको चार्ज पार्टिकल का ये सोर्स है, तो यहीं से चार्ज पार्टिकल इमिट होता है। तो ये है सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। और यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। मान के चलिए यहाँ से एक कोई प्लस क्यू चार्ज है जो कि इमिट हुआ है, तो जनरली आप देखिए हम यहाँ पे एक AC सोर्स लगाने वाले हैं कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और AC वोल्टेज लेंगे, जिसकी वजह से वो अपना टर्मिनल को चेंज करते रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, जनरली मान लेते हैं इसको प्लस। अभी वाला ये वाला टर्मिनल जो है सो प्लस है। AC सोर्स में आप जानते ही हैं कि उसका टर्मिनल चेंज होते रहता है, तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को इनिशियली मान लेते हैं कि ये इस तरह से D2 की तरफ जा रहा है, और ये जो होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, जिसका पोटेंशियल अप्लाई किए हैं यहाँ पे, वेरी हाई वोल्टेज। ये बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज होते हैं, लगभग ये 10,000 वोल्ट तक होते हैं। और ये ऐसे सोर्स का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी समझते हैं कि इसके टर्मिनल चेंज करने का रेट ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, AC सोर्स का फ्रीक्वेंसी जो है लगभग किताबों में देखा जाए तो 10 लाख लिखा रहता है कि 1 सेकेंड के अंदर ये 10 लाख होता है। तो इनका क्या, अगर बहुत सारी किताबों देखते हैं तो अलग अलग डेटा देते हैं, तो हम इसका एक जनरल लेते हैं कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच इनका फ्रीक्वेंसी होता है, कि यानी कि 1 सेकेंड के अंदर तकरीबन ये 10 लाख बार अपने टर्मिनल को चेंज कर देता है। यहाँ से इसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 1 लाख से 10 लाख के बीच कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता चले कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड हमको एग्जैक्ट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए क्या कि इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको जनरली अभी इस सिचुएशन में ये D1 से D2 की तरफ दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस सिचुएशन देख रहे हैं तो हम लोग D1 से D2 की तरफ देख रहा है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, हॉर्स मैग्नेट लेकर के यहाँ पे, जैसे अगर इसको देखेंगे कि टेबल पर रखेंगे, तो टेबल पर रखेंगे, नॉर्थ पोल को ऊपर रखते हैं और साउथ को नीचे रखेंगे। तो ये ऐसे इसको समझिए, ये तो अभी इस तरह से, अगर इसको हम ऐसे उल्टा देंगे, अगर साउथ पोल नीचे और साउथ पोल ऊपर रखेंगे और नॉर्थ नीचे रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो ये ऊपर आता हुआ दिखेगा। तो अगर मान चलिए यहाँ पे देख रहे हैं तो एक नॉर्थ पोल पीछे जाएगा, साउथ पोल ऊपर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बाहर आता हुआ दिखेगा। तो बाहर आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली हम लोग डॉट से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये डॉट से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरली ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप समझ गए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग डॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनरली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को कर रहा है रिप्रेजेंट। तो ये आपको पता चल रहा है। दिख गया। तो इसको जनरली हम एक बॉक्स बना करके इसको अंदर कवर कर देते हैं। चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी देखने के लिए। ये कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो ये हमारा साइक्लोट्रॉन बन करके तैयार हो चुका है। अब ये क्या, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। जनरली हम इसको B मान लेते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दो होलो सेमी सर्कुलर कंटेनर लिए हैं,
दोनों को एक दूसरे के पैरेलल फिट कर दिए हैं। उसके बाद दोनों टर्मिनल्स यानी कि दोनों का ये जो टर्मिनल है इससे हम एक ऐसे सोर्स को कनेक्ट कर दिए हैं जिसका वोल्टेज जो अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, लगभग 10,000 के तकरीबन या 10,000 के अराउंड इसका वोल्टेज है। और फ्रिक्वेंसी जो है सो इसका बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इतना ज़्यादा हाई वाली फ्रिक्वेंसी जो एसी सोर्स होते हैं उसको जनरली हम लोग ऑसिलेटर भी कहते हैं, तो इनको ऑसिलेटर भी कह सकते हैं। ये ऑसिलेटर, तो इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए अगर ये अब इसका वर्किंग देखेंगे तो ये टर्मिनल चेंज होता रहेगा और यहाँ से शॉर्ट चार्ज पार्टिकल जो है उसको पता चल जाएगा। अगर आप हम इसके अंदर देखेंगे तो किस तरह से होने वाला, अगर इस बीच के अंदर देखें तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करेगा। और ये होलो कंटेनर है, तो होलो कंटेनर के अंदर हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि मेटल के अंदर जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्टडी कर चुके हैं। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ प्रेजेंट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा और यहाँ पे जो है सो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसको आप लोग अगर चाहे तो एक बार पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब इसका वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग देखते हैं, इसका वर्किंग। तो वर्किंग में सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल जो सोर्स है, तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल इमिट करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज इमिट फ्रॉम एस। देखिए सोर्स एस है जहाँ से एक चार्ज पार्टिकल इमिट हुआ है। अब ये चार्ज पार्टिकल इमिट हुआ है तो यहाँ पे एक चीज़ और कंस्ट्रक्शन बच गया कि यहाँ पे यहाँ तो नहीं बल्कि यहाँ लगाए थे। तो अगर यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकलेगा, कंस्ट्रक्शन में कर लीजिएगा कि यहाँ से एग्जिट आउट होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल को घुमा रहे हैं हम, इसको बाहर भी करना है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पर जनरली रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है। एक रिफ्लेक्टर होता है, ये रिफ्लेक्टर है और यहाँ से चार्ज पार्टिकल एग्जिट होती है। एग्जिट मतलब समझ रहे कि बाहर आ जाते हैं यहाँ से। तो पहला काम क्या है कि चार्ज पार्टिकल सोर्स एस से निकला है। अब ये एस से निकल कर किस तरफ मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अलग चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या D1 से D2 है, तो यहाँ से आ जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग प्लस क्यू, सीधा प्लस क्यू लिखते हैं। एक्सेलरेटेड टुवार्ड्स D2। अब ये एक्सेलरेट करेगा तो इसका स्पीड इंक्रीज करेगा एंड स्पीड गोज ऑन इंक्रीज। इसका स्पीड लगातार इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। अब जैसे ही D2 के अंदर इंटर करेगा, तो D2 के अगर अंदर इंटर किया तो ये होलो कंटेनर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अज सोन अज इंटर्स, मतलब Q इंटर करेगा प्लस Q इंटर्स इन D2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुका है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कराना। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बट मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम इस तरह से लिखेंगे, बी फील्ड फोर्स प्लस क्यू टू मूव इन सर्कुलर पाथ। अब जब सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप देखें कि उसका स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन को इफेक्ट करता है लेकिन उसके स्पीड को चेंज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड
कांस्टेंट रहेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो उस दौरान मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल का स्पीड सेम रहेगा। तो आप देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आया है, और ये अब क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया तो ये रिवॉल्व करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिवॉल्व कर करके जब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये रेडियस कुछ कवर किया है। अब ये जैसे ही D2 से एग्जिट करने लगेगा, तो D2 से जब एग्जिट करेगा तो पोलैरिटी को स्विच कर देंगे। ऐसी सोर्स इसलिए लगाए कि इसका पोलैरिटी को चेंज करते रहेंगे। तो D2 के पास जब आ जाएगा तो अब ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स हो चुका है। तो अब हो चुका है D2 से लेकर के D1 की तरफ चार्ज पार्टिकल फिर एक्सेलरेट करेगा यहाँ से लेकर के इस तरफ D1 की तरफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं व्हेन प्लस Q कम्स आउट फ्रॉम D2, तो यहाँ जैसे पोलैरिटी को तब तक में चेंज कर दिया जाएगा। पोलैरिटी ऑफ सोर्सेस, पोलैरिटी विल बी स्विचेज। जब स्विच कर दिया जाएगा तो यहाँ पे अब हो जाएगा D1 नेगेटिव और D2 पॉजिटिव आ जाएगा। D1 नेगेटिव आ चुका, अब D2 पॉजिटिव आ चुका है। अब क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा D1 की तरफ। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 9 प्लस Q। अब ये अगर आप बात इसको लिख लिए हैं तो हम इनको जनरली मिटा देते हैं। अब इसका काम नहीं है तो हम इनको मिटा देते हैं। ये शायद आप लोग लिख लिए होंगे। बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब D1 क्या हो चुका, नेगेटिव हो गया और D2 पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन D2 से D1 की तरफ हो चुका है। तो अब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा D1 की तरफ। 9 प्लस Q एक्सेलरेटेड टुवार्ड्स D1। अब D1 की तरफ एक्सेलरेट करेगा, जैसे D1 के अंदर इंटर करेगा तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अब D1 के अंदर जैसे इंटर करेगा तो ये होलो कंटेनर है, और होलो कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। तो अब इनको फिर से ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेट टुवार्ड्स D1 व्हेन प्लस Q रीच इन D1, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अब मैग्नेटिक फील्ड इसको रिवॉल्व करना चाहेगा, घुमाना चाहेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। अब इसको सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। तो अब देखिए, अब इसको सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा तो क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आएगा, फिर से ये रिपीटेशन होता रहेगा। तो आप जानते हैं कि अगर रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल जब देखते हैं तो क्या होता है, mv/qv ये होता है। यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन आने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये इस दौरान मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसका स्पीड कांस्टेंट रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब फिर से आया तो यहाँ पे फिर से इसका स्पीड इंक्रीज कर गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने की वजह से उनका स्पीड इंक्रीज करता है। तो अब ये फिर इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहा तो इनका स्पीड इंक्रीज किया होगा। स्पीड इंक्रीज करने के बाद जो स्पीड इसके अंदर था, अब ये यहाँ आने के बाद वो इंक्रीज कर चुका है। तो इंक्रीज करने के बाद जो अब ये v अगर इंक्रीज करेगा तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा। तो अब जब सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व होगा तो इनसे ज़्यादा रेडियस वाले पे हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो अब होने वाला है जनरली, अब ये इस तरह से हो जाएगा, ये लार्जर रेडियस कवर करेगा, ये लार्जर रेडियस कवर करेगा। तो रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ इन लार्जर रेडियाई।
या लार्जर रेडियस कर सकते हैं क्योंकि एक ही है। ऐसा इसलिए कि स्पीड जो है सो लार्जर हो चुका है, स्पीड बिकम लार्जर। अब ये प्रोसीजर तब तक होता रहेगा जब तक कि इस सर्कुलर पार्ट जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ये सर्किल का रेडियस डी के रेडियस के बराबर ना हो जाए। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब ये यहाँ आएगा, फिर से ये मूव करेगा यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे इसमें स्पीड बढ़ेगा, फिर भी ये रिवॉल्व करेगा इस तरह से, फिर ये ऐसा चलता रहेगा। अब ये प्रोसीजर कंटिन्यू होता रहेगा, रिपीट। आप देख सकते हैं अब ये प्रोसीजर हो ही रहा है। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो ये सर्कुलर पाथ पे चलती है। तो जब सर्कुलर पाथ पे चलती है तो इसका स्पीड कांस्टेंट होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आता है तब हर बार जब भी यहाँ पे टर्मिनल पे आएगा तो यहाँ पे पोलैरिटी स्विच करता जाएगा। अब जब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पहुँच चुका है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव रहेगा। अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा और जैसे ही यहाँ पहुँचेगा अब ये D1 जो है पॉजिटिव हो जाएगा और D2 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये D1 पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अब फिर ये एक्सीलरेट करेगा और इस तरह से आ जाएगा, फिर ये आप ऐसा मूव करता रहेगा। इसी दौरान ये प्रोसीजर होता रहेगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इसका रेडियस D के रेडियस के बराबर ना हो जाए। मान के चलिए अब नेक्स्ट स्टेप चक्कर के दौरान जैसे ही ये कंप्लीट हुआ है अब ये रिफ्लेक्टर से ये एग्ज़िट हो चुका है। अब जैसे एग्ज़िट हो चुका है तो मान लेते हैं इसका रेडियस जो है, अब ये D जो बनाए हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो ये सर्कुल चार्ज पार्टिकल जो सर्किल पाथ में मूव कर रहा था वो एग्जैक्ट रेडियस के बराबर हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लिख सकते हैं दिस प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर? जब क्या है कि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आएगा तो चार्ज पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो फिर रिवॉल्व कर रहा है। अब इसी तरह ऐसा प्रोसीजर होता रहा है। तो दिस प्रोसीजर रिपीट अगेन एंड अगेन until radius of circle become radius of D। रेडियस ऑफ D। अब जब ये सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ का रेडियस जब D के बराबर हो जाएगा तो ये कम आउट हो जाएगा। आप देखें देन चार्ज पार्टिकल कम आउट विथ वेरी लार्ज स्पीड या एनर्जी, वेरी लार्ज स्पीड या इसी को एनर्जी कह सकते हैं। अब इतना बात आपको समझ में आ गया है तो आप लिख लीजिए। देखिए फिर से क्या आप समझा दें कंस्ट्रक्शन। पहले क्या है कि यहाँ देखिए इस सोर्स से चार्ज इमिट हुआ है। अब ये चार्ज अगर इस सोर्स से अगर इमिट हुआ है तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में ये पॉजिटिव और नेगेटिव जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ये एक्सलेट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्लस क्यू एक्सलेट टुवार्ड द D2, तो D2 नेगेटिव और D1 प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, एक्सलेट किया। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है तो उसका स्पीड इंक्रीज करते रहता है। जैसे ये इंटर्स करेगा D2 में तो D2 के अंदर जाता है तो ये एक होलो कंटेनर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुका है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये फोर्स करेगा प्लस क्यू चार्ज को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। अब जिस दौरान सर्कुलर पाथ में मूव करता है उस समय स्पीड कांस्टेंट रहती है। अब देखिए अब जैसे ही प्लस क्यू कम्स आउट फ्रॉम D2, अब जैसे ही D2 से अगर निकलेगा तो पोलैरिटी विल बी स्विचेज। अब पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका है
तो अब ये जनरली ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो चुका है वो D2 से D1 हो चुका है। अब प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा D1 की तरफ। अब जैसे प्लस क्यू चार्ज रीच करेगा D1 में, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको रिवॉल्व कराएगा सर्कुलर पाथ पे, लेकिन इस बार जो रिवॉल्व करेगा तो उसका रेडियस ग्रेटर होगा, इसलिए कि अब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान जो आया वहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर चुका है। तो अब ये रेडियाई जो हो जाएगा वो लार्जर रेडियाइज करेगा। यहाँ इसलिए होगा कि स्पीड लार्जर हो चुका और रेडियस का फॉर्मूला देख चुके हैं, जो R = होता है वो mv/q भी होता है। तो यहाँ पे मास भी कांस्टेंट रहने वाला है, चार्ज भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म हम बात कर ही रहे हैं पूरे 11th-12th के दौरान, जो अभी 12th में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 3 टर्म कांस्टेंट है। अगर v चेंज हो रहा है तो रेडियस भी चेंज होएगा। अगर v यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड लार्जर हो चुका है तो रेडियस भी इंक्रीज कर चुका है। अब ये प्रोसीजर रिपीट तब तक होता रहेगा जब तक कि ये सर्किल का रेडियस जो है सो d के रेडियस के बराबर ना हो जाए। जैसे d के रेडियस के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू बाहर आ जाएगा। अब जब बाहर आ चुका है तो इसका स्पीड क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा है, वेरी लार्ज स्पीड, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुका है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग देखने वाले जो केम आउट, जो चार्ज पार्टिकल इस साइक्लोट्रॉन से निकला है उसका एनर्जी क्या आने वाला है, उसका स्पीड क्या होगा, और इसका फ्रीक्वेंसी भी देखने वाले हैं। तो आप लोग इसको एक बार पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि अब एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल या स्पीड कितना होगा। तो हेडिंग देते हैं स्पीड, या एंड ही कर लीजिएगा, दोनों निकाल लेते हैं, एंड एनर्जी ऑफ प्लस क्यू। ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल जो बाहर निकला साइक्लोट्रॉन से, तो इसका एनर्जी निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला देख चुके हैं कि रेडियस जो होता है वो mv/q भी होता है। अब ये फाइनल रेडियस कब हो जाएगा, जब ये घूमता घूमता ये जो हमारा d है उसके बराबर हो जाएगा। अगर d का रेडियस अगर मान लेते हैं इस d का रेडियस r है, इस d का रेडियस r है, तो ये स्मॉल r जो सर्किल का रेडियस है वो कन्वर्ट हो जाएगा वो d के रेडियस के बराबर। तो ये आ जाएगा R = mv/q भी। तो यहाँ से स्पीड आपको पता चल रहा है, तो ये v आ जाएगा q/r/m। तो ये आ चुका है स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये है स्पीड ऑफ प्लस क्यू। अब एनर्जी का फॉर्मूला यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो एनर्जी देखिए, तो एनर्जी जो आ जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही होगा, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो जनरली हम लोग एनर्जी को इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 m, v का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो q का स्क्वायर, b का स्क्वायर, r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इंटू देखिए q स्क्वायर, b स्क्वायर, r स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर। तो यहाँ से एक m और ये m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एनर्जी जो मिल चुका है चार्ज पार्टिकल का वो पता चल रहा है कि q स्क्वायर, b स्क्वायर, r स्क्वायर डिवाइड बाय m। ये एनर्जी का फॉर्मूला आप याद नहीं कीजिए, हम इसका तरीका आपको बताएंगे क्योंकि हम लोग भी याद नहीं करते हैं। यहाँ से रेडियस को इक्वेट कर देते हैं, जो d का रेडियस, यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे यानी कि स्पीड निकालेंगे। स्पीड अगर पता चल जाएगा तो आप रेडियस का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ से आप स्पीड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ½ mv²। जब ½ mv² पे पुट कीजिएगा v का वैल्यू, तो ये एनर्जी आपको पता चल चुका है। ये एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ये एनर्जी ऑफ प्लस क्यू, यही हमारा चार्ज पार्टिकल है। अब देखते हैं कि एक सर्किल के अंदर जो टाइम पीरियड होता है, मतलब टाइम जो लगेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड में निकालने वाले हैं। तो देखिए, तो देखें टाइम टेकन टू कंप्लीट प्लस कंप्लीट वन सर्किल। तो एक सर्किल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड जो देखते हैं कि स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर बात बता दें, इक्वल टू होता है वो टाइम पीरियड
टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप इससे पहले भी जान चुके हैं, Q 2πm/क्यूब है, और ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है। इसको स्पीड से कोई मतलब नहीं, अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे देखिए पाई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, Q तो कांस्टेंट ही रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है कि स्पीड, चार्ज पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ज़्यादा स्पीड कर रहा है तो उतना ज़्यादा रेडियस कवर करेगा। यहाँ पे देखिए 2πm आ चुका, ये टाइम पीरियड है। अगर फ्रिक्वेंसी, अगर प्लस Q चार्ज पार्टिकल निकालना है एक सर्किल के अंदर, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये पहले टाइम पीरियड ऑफ Q फॉर वन सर्किल, एक सर्किल के लिए टाइम पीरियड आ चुका है 2πm/क्यूब। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रिवर्स होता है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस Q फॉर अ सर्किल। अब ये एक सेकेंड के अंदर कितना सर्किल कवर करेगा, तो इसका रिवर्स कर देंगे, वो आ जाएगा QB/2πm। थोड़ा ऊपर कर देती, शायद नीचे नहीं दिखता होगा, 2πm/क्यूब। तो ये फ्रीक्वेंसी रहेगा, देखिए एक सेकेंड के अंदर जो सर्कुलर पाथ पे कवर करेगा वो QB/2πm हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये सर्कुलर पाथ पे एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है, तो उस समय देखिएगा ये ऑसिलेटर जो हमारा ये सोर्स ऑफ ये एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है, क्या है ये एसी सोर्स है। एसी सोर्स का तब तक में 2 बार पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से एक बार जब यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ आया तो एक बार चेंज हुआ, अब फिर यहाँ से लेकर के जैसे यहाँ तक आएगा तब तक में एक बार और चेंज हो चुका है। तो देखिए जिस समय में जितने दौरान में एक सर्किल जब कंप्लीट करता है, तो ये एसी सोर्स का 2 बार पोलैरिटी स्विच हो जाता है, यानी कि 2 बार चेंज हो जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, उनको एक बार आप लोग लिख लीजिए, उसको मिटा देते हैं, लिख लिए। देखिए तो चलिए देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, व्हेन प्लस Q चार्ज कंप्लीट वन सर्किल, तब तक में पोलैरिटी ऑफ एसी सोर्स जो होता है 2 बार स्विच कर जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोलैरिटी ऑफ एसी सोर्स स्विचेज ट्विस, मतलब 2 बार ये स्विच कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे होता है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो ये एक बार करता है, जैसे कि आप यहाँ से अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें तो एक बार ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये अभी पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे आएगा तब तक में ये नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, अभी ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इस तरफ फर्स्ट बार में ये टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव होता है और सेकेंड में नेगेटिव। शुरुआत में ये पहले प्लस रहता है, फिर बाद में ये माइनस होता है। तो एक बार एक चक्कर में देखिए यहाँ तक प्लस है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक घुमा है तो प्लस है, और फिर जैसे यहाँ पे ही पहुँचेगा उस समय तक में स्विच हो जाएगा पोलैरिटी को, तो ये आप प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब फिर देखिए अभी पूरा चक्कर हुआ नहीं, आधा ही चक्कर हुआ है, अब फिर एक चक्कर यहाँ से लेकर के जैसे यहाँ तक पहुँचेगा, अब जैसे कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे पोलैरिटी नेगेटिव हो चुका है, तो एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एसी सोर्स का एक वेव फॉर्मेशन आ चुका है, एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा। तो इस वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं टाइम टेकन इन दिस वन वेव या टू कंप्लीट इन दिस वन वेव। जब एक वेव होगा तो एक वेव में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं।
इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ एसी सोर्स। तो एसी सोर्स का टाइम पीरियड देखिए, जितना देर में एक सर्किल घूमता है उतना देर में 2 बार पोलैरिटी स्विच हुआ, और 2 पोलैरिटी एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों मिला करके एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड देखेंगे तो जितना देर में एक बार ये पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होता है, तब उतना देर में एक सर्किल प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल घूम जाता है। तो यहाँ से हम साफ साफ लिख सकते हैं जो टाइम पीरियड सर्कुलर का प्लस क्यू चार्ज जो सर्किल में पाथ में घूम रहा है वही टाइम पीरियड एसी सोर्स का है। तो यही फ्रीक्वेंसी को जनरली हम लोग मैच कराते हैं। साइक्लोट्रॉन में यही होता है, फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं रहेगा तो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही यानी कि इस पॉइंट पे आया है, यहाँ से घूम करके जैसे ही यहाँ तक आएगा तब तक पोलैरिटी स्विच हो जाएगा, फिर से ये नेगेटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव इस तरह से एक्सेलरेट करेगा, फिर यहाँ तक पहुँचेगा तो फिर स्विच हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साफ टाइम पीरियड ऑफ प्लस क्यू फॉर वन सर्किल, कि एक सर्किल नहीं, सिर्फ एक सर्किल की बात करें। टाइम पीरियड जब होगा तो एक सर्किल के हो जाएगा, तो टाइम पीरियड ऑफ क्यू फॉर सर्किल के लिए जो हो जाएगा वही हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ एसी सोर्स इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ एसी सोर्स। अब टाइम पीरियड जब बराबर है तो फ्रीक्वेंसी भी उल्टा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस क्यू फॉर सर्किल इक्वल टू हो जाएगा यही फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। अब ये फ्रीक्वेंसी जो सर्कुलर पाथ में चल रहा था इसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी जो एसी सोर्स का अगर ज़्यादा हाई होता है तो उसको मतलब ऑसिलेटर कहते हैं। तो यहाँ से साफ साफ लिख सकते हैं जो हमारा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आने वाला है और जो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी होगा दोनों सेम होगा। तो देखिए यहाँ से लिख रहे हैं ये हो जाएगा साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन का, और ये हो जाएगा ऑसिलेटर का, ऑसिलेटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, और ये जो होगा वो 2πm इसके टाइम पीरियड था तो इसका रिवर्स हो जाएगा QB/2πm हो जाएगा। तो यही साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, ये इसको जनरली FC से रिप्रेजेंट करते हैं, और FC मतलब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं यही हमारा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आ चुका है। तो इतना ही इसका वर्किंग था। तो आप इनको लिख सकते हैं कि देखिए अब हमारा काम क्या था, पहले एनर्जी निकाले हैं और साथ साथ स्पीड भी निकाल चुके हैं, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी आ चुका है वो QB/2πm है। तो आपको चार्ज भी पता ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, और पाई का तो वैल्यू जानते ही हैं, और मैग्नेटिक ये जो मास दिया हुआ है वो भी पता ही रहेगा। तो वहाँ से आप लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इनको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका लिमिटेशन देखने वाले हैं। अब देखिए इसका लिमिटेशन देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन क्या है। तो हेडिंग दीजिए लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, लेकिन ड्रॉबैक इसका क्या है, इसकी कमी क्या है। तो साइंस में यही बात है कि कमियों को भी हम लोग पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला काम है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, पहले स्टार्ट ही हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाइड होता है। तो पहला बात हम लिख सकते हैं, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है न्यूट्रॉन। तो पहला बात यही है। दूसरा बात ये कि कोई भी स्मॉल चार्ज पार्टिकल जो होता है उनको भी ये ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकता, और इसको अगर एक्सेलरेट कर देगा तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पे रिलेटिविटी थ्योरी अप्लाई हो जाएगा। तो वो देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो ये इट कैन नॉट यूज्ड फॉर स्मॉल चार्ज पार्टिकल। अब देखिए इसका ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जनरली आप इसमें देखेंगे तो जनरली लाइक इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, जो स्मॉल चार्ज पार्टिकल होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है लगभग 1000 टाइम्स कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो लाइक न्यूट्रॉन। तो जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आने वाला था, तो एक्सेलरेशन के लिए हम जानते हैं कि QE डिवाइड बाय m है, ये होता है एक्सेलरेशन। यहाँ पे m अगर स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल लेते हैं m क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, बहुत ही कम होगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल है। अगर ये m बहुत ही स्मॉल रहेगा तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो स्पीड भी इंक्रीज कर जाएगा। आप रिलेटिविटी थ्योरी में आप पढ़े होंगे इसको, इससे पहले भी दिखा चुके हैं हम आपको। ये मूविंग मास होता है और जनरली m नोट जो होता है वो रेस्ट मास होता है, √1 - v² डिवाइड बाय c²। ये स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर बहुत ही ज़्यादा अगर हो जाएगा, लगभग कंपेरेबल c के अगर हो जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं कि ये टर्म 1 से छोटा हो जाएगा और यहाँ पे मास इंक्रीज कर रहा है। अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो अभी जो हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी निकाले हैं, तो यानी कि साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी निकाले हैं, देखिए वो किस तरह से आ रहा था। साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी वो QB/2πm है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारा मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ से मास अगर चेंज हो जाएगा, यहाँ से क्या है, अगर मास चेंज हो जाएगा तो हमारा साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी चेंज जाएगा, और ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज इट कैन अफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन के फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देगा बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से, क्योंकि उसका मास चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। और तीसरा जो डिमेरिट या इसका लिमिटेशन है कि ये चार्ज पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भी नहीं ले जा सकता। अगर ले जाएगा तो फिर से यही कंडीशन आ जाएगा। तो लिख सकते हैं इट कैन नॉट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल अप टू स्पीड ऑफ लाइट। चार्ज पार्टिकल अप टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इनका रीजन भी अगर देखेंगे तो रीजन भी सेम है, रीजन सेम रहेगा। सेम आज एब जैसा कि ऊपर वाले में आ गया है, यानी कि FC जो हो जाएगा वो अफेक्टेड हो जाएगा। और FC क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी है। तो ये FC अगर अफेक्टेड हो जाएगा तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगी।
जिसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इसका स्पीड तक नहीं पहुंचा सकता है। उसको कहीं बीच में रखेगा, लगभग कि 10 के पावर 6, 10 के पावर 5 तक, लेकिन 10 के पावर 7 या 10 के पावर 8 तक नहीं ले जा सकता। अगर वहाँ ले जाएगा तो फिर यही समस्या आ जाएगा कि साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।